हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड NG लाइफ। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, NG लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये NG लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस NG लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, NG लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द NG लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके PDF हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, NG लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या करा था यहाँ पे डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे कि एक्चुअली आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल स्ट्रेस। देखिए, जब भी हमारी कैनाल के अंदर कोई भी पानी फ्लो करता है तो हमें पता है कि पानी के टर्बुलेंस के कारण वहां पर कैनाल के कुछ पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग आ जाते हैं, यानी कैनाल के मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पानी में फ्लो करने लग जाते हैं।
दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज द सिल्टिंग एंड द स्कोरिंग ऑफ द कैनाल। तो अभी अपने को एक चीज तो पता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी कैनाल के अंदर पानी फ्लो करता है वहां पे दो तरीके के फोर्स लगते हैं। वन फोर्स इज नोन टू बी एज द ट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज ड्यू टू द पानी, which is due to the pani on the particle, as we have discussed this in lecture number 7 last topic। और एक फोर्स ऐसा लगता है जो मेरे ट्रैक्टिव फोर्स को रेजिस्ट करता है, यानी मेरे पार्टिकल जो है वो अपने मटेरियल में ही रहना चाहेंगे, वो वहां से इरोड नहीं होना चाहेंगे। तो मैं कहूंगा एक ऐसा फोर्स लगता है रेजिस्टिव फोर्स। तो मैं एक चीज तो सिंपल सी बात यहां से कह सकता हूं कि फॉर स्कोरिंग एंड सिल्टिंग के लिए आई कैन से दैट कि मेरा ट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट ट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्स। ये ट्रैक्टिव फोर्स मेरा रेजिस्टिव फोर्स से बड़ा होगा, जब ही जाहिर सी बात है कि मेरे पार्टिकल बाहर निकल पाएंगे और मेरी स्कोरिंग एंड सिल्टिंग की कंडीशन वहां पर एग्जिस्ट कर पाएगी। सिंपल सी बात है। तो मैंने आप लोगों को इसी चीज के डेरिवेशन को मद्देनजर रखते हुए समझाया था। मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सपोज आपके पास एक कैनाल है और उस कैनाल का कुछ स्लोप है हॉरिजॉन्टल के साथ एंड द स्लोप इज हैविंग थीटा वैल्यू। मैंने कहा कि कैनाल के अंदर जो भी पानी है उस पानी का वजन नीचे W एक्ट कर रहा है। तो आई कैन से दैट कि ये W विल बी गोइंग टू रिजॉल्व इन दिस, इट इज W sin थीटा, इट इज W cos थीटा। यहाँ पर हम लोग आ गए थे और हमने ये चीज जान ली थी कि फ्लो विल ओनली बी ड्यू टू द W sin थीटा। ये चीज हम लोगों ने जान ली थी कि फ्लो जो है वो सिर्फ और सिर्फ W sin थीटा की वजह से ही चल रहा है। अब एक चीज समझना सर, आपको एक चीज तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। W is what? W is the weight of the water stored। W is the weight of the water stored in the canal या water in the canal, कुछ भी कह लीजिए। I am saying that कि you are considering two sections। आप लोगों ने यहाँ पर दो सेक्शन कंसीडर करे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। You are just considering it in the equilibrium condition। हम लोगों ने ये पहले ही लेक्चर 7 के एंड में जान लिया था कि ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पर एक पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर लगता है P1, यहाँ पर प्रेशर लगता है P2। I can say that at equilibrium condition I can write it as कि sigma fx should be equal to 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, यानी P1 प्लस में W sin थीटा should be equal to P2 प्लस में एक फोर्स लगेगा रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ, दैट इज F। F इज द रेजिस्टिव फोर्स। F क्या है यहाँ पर? F इज द रेजिस्टिव फोर्स। आई नो दैट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ तक मैं कर चुका था। अभी मुझे एक चीज पता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक चीज और जानता हूँ कि P1 और P2 दोनों इक्वल थे और मैंने कहा था ये P के बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, यानी W sin थीटा जो है आप लोगों का वो किसके बराबर आ रहा है? कहीं ना कहीं आपकी रेजिस्टिव फोर्स के बराबर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये रेजिस्टिव फोर्स के बराबर आ रहा है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज और समझ में आती है मुझे यहाँ पर, जब ये मेरा रेजिस्टिव फोर्स के बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक चीज तो पता है सर, वेट ऑफ द स्टोर्ड वाटर कैसे निकाल सकता हूँ? वेट ऑफ द स्टोर्ड वाटर को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, दैट इज यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर से भी निकाल सकता हूँ ना। मैंने कहा यहाँ पर कि W is equal to gamma W into A into L, where A is the area of cross section and L is the length of that section। इतना समझ में आ चुका है। हाँ, so I will say that कि W is equal to gamma W A into L है, और इसी के साथ एक छोटी सी कंडीशन और बता रहा हूँ। जब मेरा थीटा बहुत छोटा होता है, ये मैंने बचपन में पढ़ी है, जब मेरा थीटा बहुत छोटा होता है तो मेरा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है। एंड आई नो दैट कि ये tan थीटा मुझे डिनोट क्या करता है जनरली? इट विल डिनोट टू मी एज द स्लोप ऑफ द बेड, स्लोप ऑफ द कैनाल बेड। ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे यहाँ पर कैनाल के बेड का स्लोप बता रहा है। ये सबको पता है, tan थीटा टेल्स मी द कैनाल स्लोप बेड एंड आई एम डिनोटिंग इट एज S। सो आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि W tan थीटा जो है, अभी W sin थीटा जो है मेरा, आई कैन राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू W tan थीटा, एंड W tan थीटा किसके बराबर होगा? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि W का वैल्यू मेरा वहां पर जा रहा है गामा W A into L, गामा W A into में L into में S। आई कैन राइट इट एज दिस, एंड आई कैन
also say that from equation 1, gamma W into A into L into S is equal to में W tan theta and that is also equal to F, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज जान ली है कि ये मेरा F के बराबर है। तो मैं यहाँ से एक चीज तो लिख रहा हूँ जो कि मेरे अभी काम आने वाली है, gamma W A L S is equal to में F। सिंपल सी बात है सर, I need to find what? I need to find critical stress or shear stress. I need to find shear stress which is actually acting due to the boundary layer on the liquid. That is the F is what? F is the shear force or the resistive force which is actually trying to oppose the flow और वहां पर आपके पार्टिकल को इरोड होने से बचा रहा है। आपको पता है आपका जो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग का प्रॉब्लम है, that is only the turbulence, that is only due to the turbulence in the water flow। लेकिन अगर ये रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है तो ये पानी को टर्बुलेंस क्रिएट करने ही नहीं देगा। पानी विल मूव इन द कैनाल विद अ वेरी स्लो वेलोसिटी एंड इट वॉन्ट डू एनी स्कोरिंग एंड सिल्टिंग प्रॉब्लम इन द कैनाल। अभी एक चीज तो समझ में आ गया कि ये रेजिस्टिव फोर्स बहुत बड़ा खेल मचाता है और मुझे इस रेजिस्टिव फोर्स के कारण लगने वाले शियर स्ट्रेस को पता करना है। तो मैं एक चीज तो यहां से कह सकता हूं गाइस कि दैट इज व्हाट आई कैन से दैट कि मेरे पास एक शियर स्ट्रेस का इक्वेशन आता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, that is equal to force upon area. Now what is the area here? I will say that let it be the AS. What is AS? I will define as AS is actually the area of the section that is in the canal. अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तुम लोग यहाँ पर जो एरिया लेकर चल रहे हो ना, तुम लोग यहाँ पर जो एरिया लेकर चल रहे हो, दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद द कैनाल. एंड आई एम सेइंग दैट कि अभी तुम लोग ऐसे चल रहे हो, सपोज ये आपकी कैनाल है और यहाँ पर ये कैनाल के ऊपर पूरा ऐसे पानी चल रहा है. आई एम सेइंग दैट कि जब इसके ऊपर ऐसे पूरा पानी चल रहा है ना, तो तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए सर कि जो तुम एरिया अभी ए लेकर चल रहे हो, दैट ए बिलोंग्स टू द वाटर, दैट ए इज बिलोंगिंग टू द वाटर, बट दिस AS is belonging to the wetted surface. This AS is belonging to the wetted surface. Area will be equal, no problem. Area will be equal, but concept is saying somewhat different thing. कि that A belongs to the water, that AS is belonging to the wetted surface, जिसकी वजह से resistive force लग रहा है. I am saying that that is the area of wetted surface. Area of the wetted surface. इतना समझ में आ चुका है. I am saying that कि AS की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, दैट इज द वेटेड पैरामीटर एंड द लेंथ ऑफ द सेक्शन. अगर मैं वेटेड पैरामीटर को लेंथ ऑफ द सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई विल गेट द एरिया ऑफ द वेटेड सरफेस. आई कैन राइट इट एज फोर्स अपॉन AS इज इक्वल टू F अपॉन में P इंटू में L. आई विल राइट इट एज दैट इज इक्वल टू गामा W A इंटू L अपॉन में P इंटू में L इंटू S. आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी इक्वेशन? Are you getting this? Huh? So I can write it as what? That is my tau. Force upon area is shear stress. L से L मेरा यहाँ पर कट गया and I know that gamma W into में A upon में P into में S, or I will write it as gamma W into में R into में S, where R is equal to A by P is equals to what? It is said to be as the hydraulic mean depth. ये चीज आप लोगों को समझकर चलनी है. मेजर चीज यही थी और यही आप लोगों का फॉर्मूला है, ये क्लियर करना है. ठीक है, एक बारी मुझे आप ये बता दो कि तुम लोगों को ये चीज समझ आई कि नहीं आई. सभी जो भी उपस्थित है यहाँ पर थम्स अप करके प्लीज मुझे ये बता दो कि तुम लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया. अब इसी के साथ मैं तुमको एक नोट लिखवाता हूँ. यू नीड टू लर्न ओनली दिस फॉर्मूला, बट डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेरिवेशन में कंसेप्ट तो मुश्किल नहीं है. इट इज वेरी इजी डेरिवेशन. कंसेप्ट इज द मेन थिंग और वो कंसेप्ट अपने को सीखना है. ठीक है, अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से कि नोट करके एक बात लिख लो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. whenever you are considering the bed slope, बेड स्लोप के लिए जो आप लोगों का एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, उसका फॉर्मूला क्या है जो अभी निकाला, that is gamma W into R into S. But whenever you are considering the side slopes, जब आप लोग साइड स्लोप की बात करते हैं, भाई
बेड स्लोप के कारण जो शियर स्ट्रेस आता है, आपको पता है आपकी जो कैनाल है उसके अंदर दो पोर्शन है, एक तो है आपका बेड, एक है आपके साइड. आई विल से दैट कि ड्यू टू द बेड स्लोप there is the formula that is gamma w into r into s, but due to the side slope there is different formula. साइड स्लोप के कारण अभी एक छोटा सा थ्योरी बोलता हूँ, आपको इतना तो पता है सर. आई एम गिविंग यू वन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन. सपोज आई एम सेइंग दैट कि यू आर हैविंग टू चैनल्स, वन चैनल इज दिस एंड वन चैनल इज दिस. आई विल से दैट आई एम आस्किंग यू कि दोनों के अंदर लॉसेस किस में ज्यादा होंगे, HL1 और HL2 में से दोनों में से बड़ा किस में होगा, लॉस किस में ज्यादा होगा, 1 में ज्यादा होगा कि 2 में ज्यादा होगा. आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, इसका मतलब बात को समझना. आप लोगों ने सिपोलेटी वियर का नाम सुना है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सिपोलेटी वियर का नाम सुना है. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सिपोलेटी वियर का नाम सुना है आप लोगों ने? होता क्या है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन जरा समझकर चलिएगा यहां से कि आप लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है, दैट इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. जब आप लोग इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में अपने पानी को फ्लो करवा रहे हैं, आपको पता है कि वॉल्स के थ्रू आपको एक शियर स्ट्रेस मिलेगा, वॉल्स के थ्रू एक आपको शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. मैंने कहा कि यहाँ पर जब एकदम से पानी आएगा, आप इमेजिन करके देखेंगे इस चीज को, जब यहाँ पर एकदम से पानी आएगा तो एकदम से पानी आने के बाद वॉल्स पे टकराएगा, वॉल्स पे टकराएगा. टकराएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब उस पे लॉस हो रहा है. इट विल गोइंग अंडर द लॉस कंडीशन. अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिकली सोच के देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने इन वॉल्स को ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया, मैंने इन वॉल्स को डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया, ताकि मेरा जो फ्लो आ रहा है वो वॉल से एकदम ना टकराए, वॉल से एकदम ना टकराए. और जब ये वॉल से एकदम नहीं टकराएगा तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर मेरा फ्लो ज्यादा अच्छा जा सकता है. एक चीज तो समझ में आती है कि यहाँ पर आपका फ्लो जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पर आपका फ्लो जो है वो कम होगा. इतना समझ में आ गया, क्योंकि वॉल से टकराने का जो चांस है वो कम हो रहा है. कैन से दैट कि यहाँ पे जब फ्लो ज्यादा होगा तो यहाँ पे हेड लॉस कम होगा, यहाँ पे हेड लॉस ज्यादा होगा. तो एक चीज समझ में आती है सर, whenever there is the less head loss का मतलब क्या है, हेड लॉस का मतलब एक तरह का रेजिस्टिव है, हेड लॉस का मतलब एक रेजिस्टेंस ही तो है. आपको समझ में आ रहा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टिव स्ट्रेस या रेजिस्टिव फोर्स मेरे लिक्विड पे पड़ेगा उतना ज्यादा हेड लॉस है, जाहिर सी बात है. रेजिस्टिव स्ट्रेस का मतलब शियर स्ट्रेस, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग इज इट अ शियर स्ट्रेस और रेजिस्टिव स्ट्रेस. आई एम सेइंग दैट कि साइड स्लोप का जो रेजिस्टिव स्ट्रेस है वो बेड स्लोप के रेजिस्टिव स्ट्रेस से कम होगा. क्यों? साइड स्लोप ब्रॉडन से, बैरियर नहीं आ रहा रास्ते में. सो मैं यही कहना चाहूंगा, साइड स्लोप के लिए रेजिस्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कम होने वाली है. तो ये एक छोटा सा फिनोमिना जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स ही मैंने आपको बताई और कुछ नहीं बताया अभी, ठीक है. तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए. आई विल से दैट साइड स्लोप के केस में आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कम लगेगा. मैंने कहा कि आप लोगों का एवरेज शियर स्ट्रेस जो है वो कम लगता है. कितना कम लगता है? 25% कम हो जाता है. इट इज ओनली एंड ओनली 0.75 ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस. और आई विल से थर्ड थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस on side slopes to the bed slope. 3/4 याद रखें, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें पूछ लेता है तो अपने को ये सब पता होना चाहिए. अब इसके बाद मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप लोगों के इन शियर स्ट्रेस के बिहाफ पर एक छोटा सा टर्म डिस्क्राइब करूंगा और आपको फिर आगे की तरफ पढ़ाऊंगा. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड क्रिटिकल शियर स्ट्रेस? बाय योर ओन, आई कैन राइट इट एज यू. आपको पता है
कि मैं क्रिटिकल शियर स्ट्रेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं दैट शियर स्ट्रेस जिसके बाद आपकी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, शब्दों पर गौर देंगे, दैट शियर स्ट्रेस जिसके बाद आपकी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है। सपोज आई एम सेइंग दैट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द शियर स्ट्रेस आपके चैनल पे लग रहा है और आपका रेजिस्टिव स्ट्रेस जो है वो उससे ज्यादा है। आई एम सेइंग दैट कि रेजिस्टिव स्ट्रेस इज हैविंग द वैल्यू ऑफ टॉ नॉट, resistive stress is having the value of tau naught. If tau applying is greater than tau naught, I can say that sir कि आपका सिल्टिंग एंड स्कोरिंग हो सकता है, आपका इरोजन हो सकता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक चीज और समझ में आई कि तुम्हारा जब वहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस से ज्यादा कोई स्ट्रेस लग रहा है जहां पर इरोजन हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को कह सकता हूं उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। तो आई विल से दैट स्ट्रेस या फिर द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेस आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच देयर इज critical conditions, there is critical condition in the channel, and चैनल, अभी चैनल और कैनाल एक ही चीज होता है, कुछ अलग नहीं समझना, ठीक है। चैनल और कैनाल, ठीक है, मींस देयर कैन बी द चांसेस ऑफ देयर विल silting and scoring, there will silting and scoring in canal. That shear stress is known to be as the critical shear stress. इतना समझ में आया। तो ये क्रिटिकल शियर स्ट्रेस को निकालने के लिए एक्चुअली में मेरे पास एक इक्वेशन आया था और उस इक्वेशन का जरा हम यहाँ पर गौर फरमाएंगे। तो क्रिटिकल स्ट्रेस को निकालने के लिए जो मेरे पास इक्वेशन आया था दैट इज नोन टू बी एज द शील्ड्स इक्वेशन। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, तो जरा इस पे हम लेकर चलते हैं। शील्ड्स इक्वेशन मेरे पास एक आई थी, दैट इज टोटली द एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मेरे पास आया फॉर क्रिटिकल शियर स्ट्रेस इज गिवन टू मी एज, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस के लिए जो शील्ड इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो क्या है, दैट इज द टॉ सी इज इक्वल्स टू में 0.056 इनटू में g माइनस में 1 इनटू में d इनटू गामा w। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है शील्ड्स इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मैं अभी करा दूंगा। वेयर d is the size of the particle, d is the effective size of the particle in mm, effective size of the particle in mm, gs is the effective specific gravity of the sand। जनरली हम सैंड लेकर चलेंगे, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। gs is the specific gravity of material, gamma w is the unit weight, gamma w is the unit weight of water, और ये जो टॉसी है, टॉसी इज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, टॉसी इज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। एक बार आप इक्वेशन को दोबारा देख लो, बिकॉज अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर इक्वेशन को बार बार ही नहीं देखना, एक ही बार देख लो। 0.056 गामा डब्ल्यू इंटू जी इंटू जी माइनस 1, गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू जी एस माइनस 1 इंटू 0.056 इज इक्वल टू टॉसी। ये इक्वेशन है, आप लोग याद रखेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, this equation is valid for the bed slope, यहाँ पे लिख लो, this is valid for the bed slope, this is valid for bed slope, but if you are having the side slope then what you will be going to do, this is valid for the side slope or bed slope। तो अभी इसी के साथ मैं आपको लिखवा देता हूँ कि if you are calculating the TOSI for the side slope then what you will be going to do। for side slope के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइड स्लोप के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वल टू टॉसी डैश अपॉन में टॉसी इज इक्वल टू में रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर फाई। अब जरा समझ कर चलेंगे क्या है। सबसे पहले तो मेरी यही बात आती है कि साइड स्लोप के केस में जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस आप निकालते हो इस इक्वेशन के थ्रू निकालते हो, वेयर आई विल से दैट कि टॉ सी डैश क्या है, टॉ सी डैश इज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, tau c dash is the critical shear stress on side slope, tau c dash is the critical shear stress on side slopes। उसके बाद आता है मेरे पास tau c, उसी में critical shear stress on bed slope, जो पहले निकाला था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना, वो 0.056 वाली इक्वेशन। उसके बाद आता है थीटा, थीटा इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या फिर बेड स्लोप, थीटा इज द बेड स्लोप ऑफ कैनाल,
उसके बाद मेरे पास आता है फाई। फाई इज नोन टू बी एज द एंगल ऑफ रिपोज। अभी आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक है और कई बार आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। मैंने भी बताया है एक दो बारी, सॉइल मैकेनिक्स में भी मैंने पढ़ाया है, 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि ये हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट आता है सर, ऑब्जेक्टिव में यहां से उसके बारे में पूछा जा सकता है। एसएससी में इतना दिमाग नहीं है कि वो पूछेगा, बट और जो स्टेट एसएससी होती हैं उनमें पूछ सकता है, इसलिए याद रखेंगे। तो टॉपिक का नाम हमारा आता है मिनिमम साइज ऑफ द बेड मटेरियल कितना होना चाहिए। मिनिमम साइज ऑफ द बेड मटेरियल कितना होना चाहिए आप लोगों को ये याद रखना है, जो कि आपके चैनल में रह सकता है। that can remain in the channel is, मैं आपको लिखवा देता हूं, is approximately equal to 11 times of RS। ये आपको याद रखना है, is approximately equal to 11 times RS, that is the formula, or I will say that 11 times of RS। अभी मैं आपको ये डिराइव करवा देता हूं क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा जरूरी है। अब सभी को पता है सर कि फॉर दैट कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी इन द चैनल, मतलब उस कंडीशन पर जबकि पार्टिकल आपका चैनल के अंदर रहेगा हमेशा, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है, आपका जो लगने वाला, ऐसा लिख लो ना सिंपल से, आपका जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है, या फिर मैं कहूंगा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो है, इन दिस कंडीशन क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए या फिर अप्लाइड स्ट्रेस से बड़ा होना चाहिए। अगर अप्लाइड स्ट्रेस से बड़ा है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, या फिर क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से छोटा स्ट्रेस आप लगा रहे हो, सो आई कैन से दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। वहां पे कोई भी स्कोरिंग एंड सिल्टिंग की प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से चलेगा, सिंपल सी बात। अब इसके बाद मेरी बात आती है, तो मुझे एक चीज, मैं इसको दूसरी भाषा में अगर अपनी भाषा में लिखूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस चैनल पे कौन सा लगने वाला है, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन दैट कैनाल कौन सा लगेगा, आई कैन राइट इट एज दैट इज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। सर इससे ज्यादा तो कुछ लग ही नहीं सकता ना, बिकॉज आप पहले ही कह रहे हो कि वो कंडीशन जहां पे पार्टिकल चैनल में ही रहेगा उसके लिए तो क्रिटिकल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आया हुआ नहीं है, बट मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं पूछ लूंगा, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर, तुम लोग यहाँ से ये लिख सकते हो कि सर टॉ सी का या टॉ नॉट का वैल्यू अभी आपने पढ़ा, गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस, इफ यू आर कंसीडरिंग फॉर द बेड स्लोप, आई एम जस्ट कंसीडरिंग फॉर द बेड स्लोप, नथिंग एल्स। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिख लो, रिमेन इन द चैनल फॉर बेड स्लोप, उसके लिए यही वैल्यू है। तो मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ कि मुझे ये चीज पता है, और मुझे एक और चीज पता है कि सर टॉसी का, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, टॉसी का एक और वैल्यू होता है 0.056 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू में जीएस माइनस में 1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। आई कैन से दैट ना यहाँ से इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के बराबर तो रहेगा, क्यों सर दोनों में ही टॉसी है ना, तो आई विल से दैट gamma w into r into s that should be equal to 0.056 into में gamma w into d into में gs minus में 1, and I know that I have already told you कि मैं तुम्हें लेक्चर 7 में पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों का जब भी चैनल या कैनाल की बात करते हो तो आप लोग पहले ही एज्यूम करके चलते हो कि आपके जो पार्टिकल हैं वो सैंड है या तो ग्रेवल है। हम लोग ये चीज पहले ही एज्यूम करके चल चुके हैं, और मैंने आपको रीजन भी बताया था, बिकॉज इन दोनों में टर्बुलेंस ज्यादा आती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पार्टिकल है वो सैंड है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट पार्टिकल्स कैसा है, पार्टिकल मेरा सैंड का है, पार्टिकल कैसा है वो सैंड का है। तो मैंने कहा कि फॉर सैंड पार्टिकल जीएस का वैल्यू 2.65 के आसपास मैं रखता हूं, लगा देना मेरा क्या चाह रहा है। मैंने कहा गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गए, तुम यहां पर लिखने वाले हो r इंटू एस इज इक्वल टू 0.056 इंटू में d इंटू में gs की जगह मैंने लिख दिया 2.65 माइनस में 1।
That is the main concept. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. You can say that ना, अभी तुमको D निकालना है तो तुम लोग अभी इसको ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट R into S upon में 1.65 into 0.056. When I will be going to solve it, I will get it as 10.82 into RS. Approximately मेरे पास D का वैल्यू जो आता है वो 11 times RS आता है. ये चीज हमको याद रखनी है, काम की बात है, अच्छी चीज, ठीक है. अब एक छोटी सी बात आती है यहाँ से कि whenever we are going with the design of the canal, तो मैं आपको ये चीज लिखवा रहा हूँ अभी, लेकिन अभी काम आपको बाद में आएगी. पहले आप लिख लो बस इसके बारे में कि सर जब भी हम डिजाइन ऑफ द कैनाल की तरफ जाते हैं, डिजाइन ऑफ द कैनाल के केस में डिजाइन ऑफ द कैनाल इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैनिंग्स वेलोसिटी. डिजाइन ऑफ द कैनाल इज बेस्ड ऑन मैनिंग्स वेलोसिटी कंसेप्ट. मैनिंग्स की वेलोसिटी कंसेप्ट पे ये बेस्ड रहता है. एंड आई नो दैट कि मैनिंग्स वेलोसिटी कंसेप्ट का क्या फॉर्मूला था, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर रूट. दैट इज व्हाट, दैट इज द मैनिंग्स वेलोसिटी. आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये फॉर्मूला है, आप लोग याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से आपको ये मिलता है. अभी n जो है ना, n क्या है यहाँ पर, r और s तो आपको पता है. r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. R is equal to hydraulic mean depth. Already पढ़ चुका हूँ. S is what? S is the slope. S is the slope. N is what? N is equals to में rugosity coefficient. जो चैनल है, जो कैनाल है, कैनाल के मटेरियल में कितनी ज्यादा हार्डनेस है, कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की उसमें कैपेबिलिटी है. That actually tells me about the rugosity coefficient. तो वो मटेरियल की रफनेस के बारे में ही मेरे को बताता है. एंड आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ रगोसिटी कॉफिशिएंट. और इस रगोसिटी कॉफिशिएंट की वैल्यू वैसे आपको गिवन होती है, सही बताऊं तो वैसे आपको गिवन होती है, लेकिन एक छोटा सा मेरे पास फॉर्मूला आता है इस रगोसिटी कॉफिशिएंट की वैल्यू को निकालने का, और वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पर कि रगोसिटी कॉफिशिएंट कैन बी फाइंड बाय द रगोसिटी कॉफिशिएंट. स्पेलिंग पे मत जाइएगा. Rugosity coefficient जो है is found by one empirical formula that is known to be as the Strickler's formula. That is known to be as the Strickler's formula. आपसे एसएससी जेई में नहीं पूछेगा. जनरली ये चीज एसएससी जेई की नहीं है, ये स्टेट एसएससीज की आ जाती है या पीएससीज की आ जाती है, बट फिर भी आप लोग इसको याद रख लो. n is equal to 1/24 d की पावर 1/6. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऑब्जेक्टिव में एलएमआरसी डीएमआरसी जैसे एग्जाम में ये सब पूछ लेना है, ठीक है. तो अभी मेरी यहाँ से बात आती है कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं पहले एक न्यूमेरिकल करा दूं तो तुम्हें कंसेप्ट और ज्यादा समझ भी आ जाएंगे. हाँ, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं. इसके बिहाफ पर पहला न्यूमेरिकल मेरे पास आता है यहाँ से. ओके, चलो करते हैं. अभी तुम लोगों को पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 1 तुमको क्या कह रहा है. Question 1 is saying to you that using tractive force approach, design a channel in the alluvial soil. Design channel in the alluvial soil. अभी आपको डाटा जो गिवन है वो कह रहे हैं कि आपका डिस्चार्ज जो है वो 45 क्यूबिक का है. आपको कह रहे हैं कि आपका बेड स्लोप जो है एस का वैल्यू वो 1/4800 का है. सर कंप्लीट क्वेश्चन अपलोड हो सकते हैं तो कर दीजिए. अभी तो नहीं हो पाएंगे, ऐसा कर देता हूँ, अभी तो नहीं हो पाएंगे. पॉसिबल नहीं है. इस लेक्चर के बाद फोटो खींच के लेक्चर नंबर 8 ऐसा लिख देता हूँ. लेक्चर नंबर 8 इरिगेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लिख दो. लेक्चर 8 इरिगेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन डाल दूंगा. यही क्वेश्चन की फोटो खींच के तुरंत बाद डाल दूंगा. लैपटॉप भी बाद में बंद करूंगा, पहले ये कर दूंगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी. और नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन लाने की सोचूंगा, ठीक है. अभी बात आती है कि तुमको रगोसिटी कोएफिशिएंट भी गिवन है 0.0225. उसके बाद तुम्हें और भी चीजें गिवन है. एक तो है ट्रैक्टर स्ट्रेस. ट्रैक्टर स्ट्रेस गिवन है 0.0035 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है.
आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू डिजाइन द कैनाल. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन हियर. व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइनिंग द कैनाल? व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइनिंग द कैनाल? आई कैन से दैट डिजाइनिंग मीन्स, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? उसके डायमेंशन को निकालना. बेसिक हम इरिगेशन में यही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी डिजाइनिंग करेंगे तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का अगर मैं कंसेप्ट देखूं तो वो सरिया देना, डिटेलिंग करना, वो अलग चीज है. As an irrigation engineer, I have only the aim of finding the dimensions of the canal so that I can say कि I have area of this and I need this dimension so that पानी उसमें बढ़िया तरीके से भेज दूं. बाकी स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है, वो अपने आप करेगा. यहाँ पे डिजाइनिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे डिजाइनिंग का मतलब एक ही है कि यू नीड टू टेल डायमेंशंस ऑफ द कैनाल, नथिंग एल्स. ये तुम्हें पता लग गया तो तुम अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को बताओगे, वो ऐसे ऐसा काम करके दे देगा. एक चीज समझ में आती है कि तुम लोगों को डिजाइन करने के लिए डायमेंशन की जरूरत है, और सर इसी डाटा से सारी डायमेंशन निकालनी होती है. जनरली मुझे पता है कि मैं कौन सी वाली कैनाल देता हूँ. मुझे एक चीज तो पता है कि जनरली कैनाल किस शेप का आता है. जनरली कैनाल जो है वो हम ट्रेपेजोइडल शेप का देते हैं. कैनाल जो है वो हम ट्रेपेजोइडल शेप का प्रोवाइड करते हैं. इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सब हमें पता है. मैंने कहा सपोज आपकी जो कैनाल है वो ट्रेपेजोइडल शेप की ऐसी चल रही है, और आपको इस कैनाल का स्लोप भी गिवन है भाई. हाँ, इस कैनाल में आपको साइड स्लोप का डाटा भी गिवन है. साइड स्लोप आपको कहता है कितना गिवन है? 1v/0.5h. 1v/0.5h का स्लोप भी गिवन है. आई एम सेइंग दैट कि कंसीडर द बेस विड्थ बी b एंड डेप्थ बी d. डेप्थ आप लोगों ने d मानी, बेस विड्थ आप लोगों ने b मानी. मैंने कहा कि इसका साइड स्लोप जो है वो 1:1/2 का है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन से दैट कि अभी ट्रैक्टिव स्ट्रेस आपको गिवन है क्वेश्चन में, और एक इक्वेशन भी मेरे को पता है कि टॉ इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस होता है. आई कैन राइट इट एज कि टॉ का वैल्यू मुझे गिवन है, साइड स्लोप मुझे गिवन है, आर में निकाल सकता हूँ. टॉ मुझे कितना गिवन है? 0.0035 क्वेश्चन में ही गिवन है. गामा डब्ल्यू मुझे पता है 9.81 होता है. आर मुझे नहीं पता, और साइड स्लोप मुझे गिवन है 1/48. When I will be going to solve it, I will get the value of R as 1.713. ये मुझे पता था और ये मैंने निकाल दिया. Now ladies and gentlemen, I also know one thing कि मुझे डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर. अभी क्वेश्चन को समझना. आपको पता है R का फॉर्मूला क्या होता है? R का फॉर्मूला क्या होता है? R होता है A/P. R is equal to A/P. You don't know area, you don't know perimeter, और आपको एरिया और पेरीमीटर की मदद से बी और डी पता लगेगा, इतना आपको पता है. तो तुम्हें एरिया और पेरीमीटर निकालना है, और तुमको क्वेश्चन के अंदर सर डिस्चार्ज भी गिवन है. आई कैन से दैट आई हैव अनदर फॉर्मूला. डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने का भी फॉर्मूला मुझे पता है. v इज इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा था मैनिंग्स वेलोसिटी, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? I am just putting the value here. I will get it as n का वैल्यू मुझे गिवन है 0.0225 इंटू में r का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.17 आई थिंक सो. हाँ, 1.713. 1.713 की पावर 2/3 एंड s is equal to 1/4800 का रूट. When I will be going to solve it, I will get the velocity as कितना आ रहा है मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला. वो मुझे अभी ऐसा दे नहीं रखा, बात की बात है, निकाल लेंगे. I will get ladies and gentlemen another formula from here that Q is equal to area into velocity होता है. So I can write it as कि A is equal to में Q upon velocity. I can say that कि velocity discharge given है, that is 45. Velocity आप यहाँ से निकाल सकते हैं. Velocity आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो तो निकाल दीजिए. ये कितना आ रहा है? प्लीज टेल मी. इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं.
चले आप लोग कर लेना, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग कर लेना इसको। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल एरिया आ जाएगा, और एरिया का वैल्यू मेरे पास आ रहा है सॉल्व करने के बाद 49 मीटर स्क्वायर का। एरिया का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 49 मीटर स्क्वायर का। 49 मीटर स्क्वायर का एरिया मेरे पास आ रहा है। अब मुझे एक चीज और पता है यहाँ से, आई नो वन थिंग कि R इज इक्वल टू ए बाई पी था, तो मैं लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा ना। यानी P का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से एरिया आ रहा है 49, R का वैल्यू 1.713। When I will be going to solve it, I will get it as 28.6। अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। एरिया मेरे पास आ चुका है 49 मीटर स्क्वायर का, पेरीमीटर मेरे पास आ चुका है 28.6 मीटर का। ठीक है, अभी एक चीज और क्लियर करना, तुम्हें एक चीज तो पता है यहाँ से कि अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, हाउ विल आई गोइंग टू फाइंड इट, हाउ विल आई गोइंग टू फाइंड इट, आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका टोटल एरिया निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा, बहुत ईजी है। ये हुआ B, ये हुआ B, ये हुआ मेरे पास, इफ दिस इज B और 1:2 का स्लोप है, देन आई कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू D/2 एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू D/2, कोई डाउट ही नहीं है। सो आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि टोटल एरिया अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ B प्लस में D/2 इंटू 2, D/2 प्लस D/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 49 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू में 2B प्लस में D इंटू में D, 2B प्लस में D इंटू में D। When I will be going to solve it, I will get one equation in terms of B and D. Let it be the equation 1. Let it be the equation 1. Similarly, I can say that if I need to find the perimeter, if I need to find the perimeter of this, तो मुझे ये निकालना है, ये सारा शेडेड वाला जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ, रूल्ड पोर्शन का पेरीमीटर मुझे निकालना है। मैं सर एक चीज तो लिख सकता हूँ कि ये मेरा D है, ये मेरा D/2 है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर ये पोर्शन मेरा D है और ये पोर्शन मेरा D/2 है, तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। When I will be going to solve it, I will get it as D प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर बाय 4। तो अभी मुझको पेरीमीटर भी पता है, दैट इज 28.6 इज इक्वल टू B प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ D स्क्वायर बाय 4। दैट इज द मेन थिंग। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B एज कितना एंड D एज कितना। आंसर मेरे पास आ रहा है, B का वैल्यू आ रहा है 24.27 मीटर एंड D का वैल्यू आ रहा है 1.94 मीटर। अभी समझ आया हो तो सभी मेरे को यस करके लिख दो, जो भी यहाँ पर उपस्थित है। चले, अभी बात आती है यहाँ से कि अगला मेरा जो इसके बाद क्वेश्चन आता है, उस सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है अगले वाला, और उसमें समझना भी आपको बहुत अच्छा से लगेगा। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट एन अनलाइंड इरिगेशन कैनाल, एक इरिगेशन कैनाल है और अनलाइंड है, उसका बेड स्लोप और साइड स्लोप जो है वो एक कोहेजनलेस सॉइल से बना हुआ है, और डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल आपको गिवन है, दैट इज 6 mm। एंगल ऑफ रिपोज आपको गिवन है उस कंडीशन का, एंगल ऑफ रिपोज आपको गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। आपको बोल रहा है बेड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी बेड विड्थ ऑफ द कैनाल भी आपको गिवन है, दैट इज 5 मीटर, और स्लोप आपको गिवन है, दैट इज 1.5 h/1b, 1.5 h/1b। आपको कह रहे हैं यू नीड टू टेल अस द मिनिमम डिस्चार्ज, you need to tell us the minimum discharge that can be admitted into the canal without any silting and scoring। minimum discharge आपको निकालना है so that no silting and scoring या फिर no erosion is there। एक क्वेश्चन है आपका। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। आपको सारा डाटा मीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, एंगल ऑफ रिपोज गिवन है, बेड विड्थ गिवन है, स्लोप गिवन है, और आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड द डिस्चार्ज
सो दैट वहां पे इरोजन ना हो। एक चीज समझ में आती है मुझे कि इरोजन दो तरीके से हो सकती है। इरोजन कैन बी डन फ्रॉम द बेड स्लोप। इरोजन आप लोगों की बेड स्लोप से भी हो सकती है और इरोजन आप लोगों की साइड स्लोप से भी हो सकती है। इरोजन आप लोगों की साइड स्लोप से भी हो सकती है। तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर हुई कि यार इरोजन कहीं से भी हो सकता है, मुझे दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, चाहे बेड स्लोप हो चाहे साइड स्लोप हो, मुझे दोनों के लिए लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले बेड स्लोप की कंडीशन यहाँ पर लेकर चलूंगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। हाँ, और मुझे हाँ एक चीज और गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, मुझे एक चीज और गिवन है, बेड स्लोप ये कौन सा है, ये साइड स्लोप है और मुझे बेड स्लोप भी गिवन है। मुझे बेड स्लोप भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1 in 5000, 1 in 5000। आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम हियर कि मैं दो कंडीशन के लिए चेक करूंगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पहले मैं कंडीशन 1 लेकर चलूंगा बेड स्लोप के लिए। तो बेड स्लोप के लिए जब मैं चेक करूंगा यहाँ से, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा टॉसी इज इक्वल टू में गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस के बराबर था। मुझे ये सारी चीजें पता है, मुझे टॉसी नहीं पता, ठीक है। तो एक चीज और आती है, टॉसी से रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरी इक्वेशन भी जानता हूं मैं लिख सकता हूं फ्रॉम शील्ड इक्वेशन। टॉसी इज इक्वल टू में 0.056 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू में डी इंटू में जीएस माइनस में 1। सिंपल सी बात है, टॉसी का वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ से सॉल्व करना है अभी। गामा डब्ल्यू कितना है 9.81, डी मुझे गिवन है 0.006, 6 mm है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 2.65 माइनस 1। सारी वैल्यू को जब सॉल्व करूंगा ना तो टॉसी का वैल्यू आ रहा है, टॉसी का वैल्यू हो रहा है मेरे पास टोटल 5.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये मेरे पास आ रहा है टोटल टॉसी। यूनिट आप लोग लगा लेंगे कितना टॉसी मेरे पास आ रहा है। और मुझे एक चीज और पता है सर, आई कैन से दैट दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेट इक्वेशन 1 इनटू ये टॉसी इसके बराबर होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, आई कैन राइट इट एज 5.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जो है that should be equal to gamma w into r into s, and you know that everything 5.44 into 10 की पावर माइनस 3 is equal to 9.81 into r into स्लोप आपको गिवन है 1/5000 का। सॉल्व कर लेता हूँ, r का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 2.77 मीटर। लेट इट बी द थर्ड इक्वेशन, r का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 2.77 मीटर। ये तो हुआ मेरे बेड स्लोप के लिए काम। साइड स्लोप की बात करता हूँ, मैं यहाँ से लिखूंगा कि फॉर साइड स्लोप भी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साइड स्लोप से भी इरोजन हो सकता है ना। आई विल से दैट सर कि आप लोगों को एक चीज तो पता है, साइड स्लोप के लिए एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, टॉसी डैश अपॉन टॉसी इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई, इसका पूरे का रूट, ये हमने पढ़ा था। no. Please tell me the value of theta. I can find it. I know that it is given to me in the question that theta हमको नहीं पता अभी, theta मेरे को नहीं पता, और मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप इज इक्वल टू में कितना चल रहा है सर, स्लोप इज इक्वल टू मेरे पास चल रहा है 1.5 h/1b का। सो आई कैन राइट इट एज tan थीटा क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 1 है, हॉरिजॉन्टल डेड है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास 33.69 डिग्री। थीटा पता लग गया, थीटा कितना आ रहा है 33.69 डिग्री। आई कैन से दैट अभी कि टॉसी डैश इज इक्वल्स टू में टॉसी कितना आ रहा था 5.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ 33.69 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज क्वेश्चन में गिवन है, इसका रूट। When I will be going to solve it, I will get the value of Taussy dash as 2.75 into 10 की पावर माइनस 3। ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है, let it be fourth equation, and I also know that one thing, मैंने आपको ये लिखवाया भी था, four side slopes, आप लोगों का जो टॉसी होता है ना 0.75 into gamma w into r into s के बराबर होता है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। I can say that let it be the fifth equation. So I am saying that equate equation 4 and 5th. I can write it as 0.75 of gamma w into r into s
is equals to 2.75 into 10 की power minus 3. I will solve it. 0.75 into 9.81 into r into में slope का value 1 by 5000 given है is equal to 2.75 into 10 की power minus 3. When I will solve it, I will get the value of r as 1.87 meter. इतना आ रहा है मेरे पास r. इतना आ रहा है मेरे पास r. अब एक चीज समझना, आपको एक चीज क्लियर हुई. लेट इट बी द सिक्स्थ इक्वेशन. आई विल से दैट क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है, यू नीड टू फाइंड मिनिमम डिस्चार्ज. सर मिनिमम डिस्चार्ज कब होगा? मिनिमम डिस्चार्ज आपका जब होगा जब आपका एरिया मिनिमम होगा. अगर एरिया कम है ना तो डिस्चार्ज कम जाएगा, एरिया ज्यादा है तो पानी ज्यादा जाएगा तो डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा. तो यानी आई कैन से दैट मिनिमम डिस्चार्ज की कंडीशन क्या है? देयर शुड बी द मिनिमम एरिया. मैंने लिखा यहाँ पर फॉर मिनिमम डिस्चार्ज एरिया शुड बी मिनिमम. देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 25 नंबर का आएगा, वैसे नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है तो कुछ सीखने का प्रयास करना. सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, जो समझा रहा हूं उसको समझना. मिनिमम डिस्चार्ज के लिए एरिया शुड बी मिनिमम. एरिया शुड बी मिनिमम. आई कैन राइट लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम हियर कि तुम एरिया मिनिमम जान रहे हो और तुमको एक चीज और पता है कि R इज इक्वल टू A बाई P. यू कैन से दैट अगर A विल बी गोइंग टू डिक्रीज देन इट विल कॉज R टू बी डिक्रीज. तो यानी मैं लिख सकता हूं कि मिनिमम डिस्चार्ज के लिए फॉर मिनिमम डिस्चार्ज आपका एरिया तो मिनिमम होना चाहिए. साथ के साथ मैं ये भी लिख सकता हूं कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी मिनिमम होगा. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोले तो R, ये भी मिनिमम होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो आई कैन राइट लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम हियर कि तुम लोग R में से कौन सा सेलेक्ट करोगे. आई विल से कि तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में से तुम कौन सा लेकर चलोगे. आई विल से दैट कि वी विल अडॉप्ट R as 1.87 मीटर हम R को लेकर चलेंगे. अब वही सेम मेथड आ जाता है जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में अभी तक करा था कि मैंने R का वैल्यू तो यहाँ से ले लिया और मुझे एक चीज और पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, R इज इक्वल टू A बाई P. हाँ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? यहाँ से सेम इक्वेशन चला रहा हूँ. अभी डायग्राम में समझा देता हूँ, तुम्हें तो और अच्छा लगेगा. मैंने कहा कि तुम्हारा ये ट्रेपेजोइडल चैनल कुछ इस तरीके का चल रहा है और ये टोटल डेप्थ है D. ये है B. साइड स्लोप तुम्हें गिवन था कुछ इस तरीके का कि ये 1.5 है और ये B है. तो तुम यहाँ से लिख सकते हो सर दैट इज इक्वल टू 1.5D. यहाँ से तुम एरिया की बात करना चाहो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. बोले तो B प्लस में 3D. ये टोटल ऊपर का B प्लस 3D हो गया ना, इनटू में D. ये हो गया मेरे पास एरिया. मैं लिख सकता हूँ एरिया का ये फॉर्मूला आ रहा है. एरिया मुझे नहीं पता, मुझे R पता है. सिमिलरली मैं पैरामीटर के लिए भी लिख सकता हूँ यहाँ से इट इज D, इट इज दिस. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर. मैंने लिखा D स्क्वायर प्लस 1.5 ऑफ D का होल स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा. मैंने कहा B प्लस में 2 टाइम्स D स्क्वायर प्लस 1.5 ऑफ D का होल स्क्वायर का रूट. वो मेरे पास आ गया, एरिया आ गया मेरे पास और पैरामीटर आ गया. When I will be going to solve it, I will get it as B प्लस में 1.5 टाइम्स D और पूरे का D. आया. जब मैंने इसको सॉल्व करा मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आया B प्लस में 3.6 टाइम्स D. ये आया. Now I can write, ladies and gentlemen, R is equals to A by P. So I can write here as R की वैल्यू 1.87, A का वैल्यू मेरे पास आ रहा है यहाँ पर B प्लस में 1.5D इनटू में D अपॉन में B प्लस में 3.6D. जब मैं इसको ट्रायल सॉल्व से सॉल्व करूंगा ना, अभी B का वैल्यू आपको गिवन है. इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन एज B इज इक्वल टू 5 मीटर. क्वेश्चन में गिवन है, आपको देख लेते हैं. नेट स्लोप विड्थ आपको गिवन है 5 मीटर. तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो D सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से और D का वैल्यू आपका आ रहा है 3.14 मीटर.
3.14 मीटर आपका आर्म है। तुमको पता है यार, हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस? पता है क्यों? क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी में यहाँ से लिख सकता हूँ एरिया इंटू में। अभी एरिया तो निकाल लोगे ना डी पुट करने के बाद। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/this r की पावर 2/3 s की पावर 2। आर भी पता है, एस भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू इज 26.07 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ रहा है पूरा का पूरा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र एक ही एम था कि तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर तुम लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करना वर्दी रहेगा, अदरवाइज वर्स्ट ही रहेगा। डिपेंड है, ठीक। अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि अगर तुम 1 मिनट का पेशेंस करो तो मैं यार पानी पी के आ जाऊँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है, ठीक है। 1 मिनट का पेशेंस करो, मैं पानी पी के आया तो मेरे सामने ये क्वेश्चन रख देता हूँ इतने। तुम इसको पढ़ के और इसको सोच सकते हो, स्टेप सोच सकते हो। मैं 1 मिनट में आया पानी पी के, ठीक है। ओके, क्लियर है? आवाज आ रहा है आप लोगों को? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है कि
अब मुझे डिजाइन ऑफ द कैनाल की तरफ जाना है। तो एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिजाइन ऑफ द एल्यूवियल चैनल्स जो आप लोगों ने पढ़े अभी तक, दो लोगों ने काम करा। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा यहाँ, मैंने उसमें सैंड के पार्टिकल्स को कंसीडर करा था और मैंने सैंड के लिए डिजाइन करा। सो मैं कह सकता हूं कि दैट क्वेश्चन कैन बी ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिजाइन ऑफ द नॉन एल्यूवियल चैनल्स। लेकिन अभी मुझे डिजाइन ऑफ द एल्यूवियल चैनल्स के बारे में जानना है कि एल्यूवियल चैनल्स की कंडीशंस क्या थी, और एल्यूवियल चैनल्स को डिजाइन करने में दो लोगों ने हाथ मारा बहुत तगड़े वाला। दैट इज नोन टू बी एज द कैनेडीज एंड लेसीज। और इन्होंने अपनी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों ही थ्योरी एकदम एक्यूरेट नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखने को मिलेगा आपको जो आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि यार हाइपोथेटिकल है, इसमें वो चीज देखने को नहीं मिल रही, मुझे रियल कंडीशन में नहीं आ रही है चीजें। तो आप देखेंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो आई विल से दैट कि डिजाइन ऑफ द एल्यूवियल चैनल जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल थ्योरी, and these theory are known to be as the Lacey's theory and the Kennedy's theory. So from now onwards, we are starting very much important part of from the objective as well as subjective point of view. That is known to be as the design of the alluvial channels. तो चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजाइन ऑफ एल्यूवियल चैनल्स। सर अभी मैं आपसे एक ही चीज बताना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि एल्यूवियल कैनाल क्या होती है। Whenever we are talking about the alluvial canal, we can say that alluvial canal is that canal in which there is the chances of the silt erosion. Canal in which silt erosion happens. उसको मैं कहता हूं alluvial canal. अब एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कोई भी साइंटिस्ट कोई काम भी करे, कुछ भी करे, उसका एक एम रहेगा यहाँ पर कि एल्यूवियल कैनाल को अगर वो डिजाइन करना चाहता है तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर किसी भी तरह का इरोजन ना हो। क्योंकि अगर आज इरोजन होता है, कल इरोजन होता है, कई सालों तक भी इरोजन हो सकता है, धीरे धीरे वहां की जमीन खिसकने लग जाएगी और वो पानी में बहने लग जाएगा। सो सर दिस इज माई मेन ड्यूटी लेडीज एंड जेंटलमैन, I should have to stop the case of erosion in that area, in that canal. This is my main aim. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोग एज्यूम करके देखो, आपके पास एक ऐसी कैनाल है जो सिल्ट से बनी हुई है, आपके पास एक ऐसी कैनाल है जो सिल्ट से बनी हुई है। आप पहली ही बार में लेक्चर 7 में एजम्पशन पढ़ के आ चुके हो, तुम पहले ही ये मान के चल रहे हो कि सिल्ट में कोहेजन फोर्स कितना है, 0 है। लेक्चर 7 में ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई, और तुम यहां पर कह रहे हो कि तुम सिल्ट के अंदर जब कोहेजन फोर्स को 0 मान चुके हो, सिल्ट का अपना कोई वजूद ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो पानी के साथ बहेगी, वो पानी के साथ बहेगी, और तुम यहां पर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही से मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो कैनेडी या फिर लेसी ने काम करा है वो एक हाइपोथेटिकल बेसिस पे काम किया है, लेकिन कितना भी हाइपोथेटिकल हो, थोड़ा बहुत असर रियल जिंदगी में उसका आता है, फैक्ट बात है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल थ्योरी। पहली थ्योरी आपके पास आ रही थी, दैट इज नोन टू बी एज द कैनेडीज थ्योरी। दूसरी थ्योरी आपके पास आ रही थी, दैट इज नोन टू बी एज द लेसीज थ्योरी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कैनेडी थ्योरी के स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टर्म डिफाइन करना चाहूंगा, दैट इज नोन टू बी एज द रिगाइन कंडीशन। सर मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, कितनी भी किताबें पढ़ लो, रिगाइन कंडीशन को ढंग से नहीं समझ पाओगे। मैं आज तक भी नहीं समझ पाया। क्यों? मैं तुम्हें लेसी थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद तुमसे ये दोबारा पूछूंगा समझ आया कि नहीं आया। तुम लोगों की लास्ट तक भी एक कंफ्यूजन बनी रहेगी
तुम्हें ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा ये रिगाइन कंडीशन होता क्या है। सच बात तो ये है, तुम किसी से भी पूछ लो, कोई भी पढ़ लो, किसी किताब को पढ़ लो, गूगल पे सर्च कर लो, रिगाइन का असली चीज समझ नहीं आती, ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। I will say that कि I have already told you major aim of the Kennedy or the Lacey theory is that there should be no erosion in the canal. I am saying that major aim of designing alluvial canal. Designing alluvial canal is alluvial canal को डिजाइन करने का एक ही एम है, that there is no erosion, that there is no erosion. सर मेरे ना शब्दों पर गौर देना बस, there is no erosion. I am saying that that condition, पहली चीज मैं आपको यहां पर यही लिख रहा हूं रिगाइन से रिलेटेड, the condition at which there is no erosion, the condition at which there is no erosion or scoring and silting in the canal called रिगाइन कंडीशन। समझ नहीं आया, अभी और लिख देता हूं, थोड़ी चीजें और लिखता हूं, फिर इस पे चर्चा करता हूं। मैंने कहा कि ड्यूरिंग द रिगाइन कंडीशन व्हाट आर द मेजर कंडीशन आल्सो। ड्यूरिंग रिगाइन कंडीशन डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट, पूरे सेक्शन पे डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। रिगाइन कंडीशन के लिए डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए सर। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी और तीसरी कंडीशन में लिखना चाहूंगा कि सिल्ट का जो ग्रेड है या फिर सिल्ट का जो चार्ज है, या तीसरी चीज मैं इसी में लिख देता हूँ सिल्ट का लोड है। अब तुमको समझ में आ जाएगा कि सिल्ट लोड तो सबको पता है क्या होता है, मतलब सेडिमेंट लोड मैंने पढ़ाया था ना, वैसे सिल्ट लोड कह रहा हूँ, सेडिमेंट ऑफ द सिल्ट है, नथिंग एल्स। तो उसी को हम सिल्ट चार्ज भी कहते हैं, उसी को सिल्ट ग्रेड भी कहते हैं, ठीक है। वो कैसा रहेगा, आई विल से दैट शुड बी कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट। तो अभी एक चीज आती है, मैं तीनों कंडीशन को दोबारा पढ़ूंगा और तीनों पे एक चर्चा करूंगा। मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि रिगाइन कंडीशन क्या है। रिगाइन कंडीशन इज दैट इन विच देयर इज नो इरोजन इन द कैनाल। आप लोगों से एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो बच्चे लाइव नहीं बनते शायद उनके लिए एक बेकार की बात रहेगी, और यही चीज अच्छी लगती है लाइव में मुझे, कि यहाँ पर कुछ लॉजिक वाली चीजें पूछ सकते हैं हम लोग। कि आप लोग कभी नहर में नहाए हैं? गंगा में तो नहाए होंगे ना, नहर में कभी नहाए हो आप लोग? नहीं नहाए, कभी नहा के देखिए। सर आई एम सेइंग दैट कि मैं अभी हाल ही में गंगा नहर में नहा के आया था, तो मैं बहुत देसी हूँ। तुम लोग ये मत सोचना कि सर आप भी, मैं बहुत देसी हूँ, मुझे फन करने के लिए मौका चाहिए और मेरे फन सस्ते होते हैं। तुम लोग समझ सकते हो मैं कैसा हूँ। तो मैं गंगा नहर में नहा के आया था यार। गंगा नहर पूरी एकदम लाइंड है, पूरी एकदम लाइंड कैनाल है। लाइंड कैनाल का मतलब है कि तुम लोगों ने वो कंस्ट्रक्शन कर रखी है, ठीक है, और पूरी तो नहीं कहूंगा, कुछ कुछ एरिया लाइंड है, बाकी अनलाइंड है। सर गंगा नहर के पानी में इतनी सिल्ट थी, वहां पे काई तो नहीं जमती। गंगा के पानी में कभी एल्गे नहीं आता, लेकिन सिल्ट आता है। अब देखेंगे गंगा के पानी में रेत होता है, रेत क्या है, वो सिल्ट है, वो रेत एक्चुअली में सिल्ट है। सर आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ना तो आप ये कह रहे वहां पर कि आपकी सिल्ट बही नहीं रही, पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक चीज तो जानता हूं कि वी आर डिजाइनिंग द एलुवियल कैनाल ऑन द बेसिस ऑफ कैनेडी और द लेसी थ्योरी, हम डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये डिजाइन 100% सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये डिजाइन 100% सक्सेसफुल हो जाता तो गंगा के पानी में रेत नहीं आता, पहली कंडीशन ये है, या नहर के पानी में रेत नहीं आता। दूसरी चीज मैं यहां पर यह भी बोलना चाहूंगा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि दुनिया भर की रेत आ रही है। शब्दों पर गौर देना, ना तो तुम ऐसा कह सकते कि रेत नहीं आ रही, ना तुम ऐसा कह सकते कि दुनिया भर की रेत आ रही है। सर रेत आ रही है, थोड़े थोड़े अमाउंट में आ रही है। अब मेरी बात को समझना, जो मैं कहना चाह रहा था कि तुम लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिजाइन योर
alluvial canal with the help of Lacey's or Kennedy's theory, there can be the chances that it can be the ideal. बहुत चांस बन सकता है कि आपकी कैनाल जो है वो आइडियल कंडीशन पे डिजाइन हो जाए, तो वो आइडियल बन जाएगी, आइडियल नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आइडियल नहीं बन पा रही, कुछ तो गुण आ रहे होंगे। वो गुण क्या है कि पूरी की पूरी रेत भी नहीं आ रही, वो गुण है। और 100% रेत बच भी नहीं रही, वो ड्रॉबैक है। समझ आया? 2 बच्चे यहाँ पर, 3 बच्चे जो भी उपस्थित है, मुझे यस करके जरूर बताओ, क्योंकि मुझे ये चीज बतानी और ये थ्योरी में मैं नहीं लिख पा सकता आप लोगों को कि कैनेडीज थ्योरी और लेसीज थ्योरी को हम डिजाइन तो कर रहे हैं, लेकिन 100% ट्रू नहीं है और 100% बेकार भी नहीं है। इट इज सेटिस्फैक्टरी, इट इज सेटिस्फैक्टरी। पावर्स देखती है, योग, तपस्या, बल। तो क्या था? भगवान बनना तो इम्पॉसिबल है सर। संत उस राह पर निकलता है कि अपनी आत्म कल्याण को पा सके या फिर आत्म कल्याण की स्टेज तक जा सके। मेरे शब्दों पर गौर करें। आप किसी भी कार्य को करते हैं, आप कार्य की पूर्ति तक के लिए करते हैं, आप उस कार्य की सिद्धि तक के लिए करते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो, वट एवर द वर्क यू आर बीइंग डन, दैट इज टोटली बहुत अच्छे तरीके से चले जाए और वो एक आइडियल कंडीशन पे चले जाए। आप यही सोचते हो, बेस्ट जिसको आप कहते हो। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं 100% एफिशिएंसी से कोई भी काम कर सकूं। सोचता मैं यही हूं कि मैं 100% एफिशिएंट हो जाऊं, लेकिन मैं 100% एफिशिएंट कभी हो नहीं पाता। 70, 80, 85, 90 इतनी एफिशिएंसी तक चले जाता हूं, तो 100% के पास जा रहा हूं। वो ही एकमात्र एम है कि मैं रिगाइंग कंडीशन को लेकर और रिगाइंग के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना पास जाता रहूंगा उतना बढ़िया जाता रहूंगा। आत्म कल्याण, कैनाल का कल्याण वहां पर होता रहेगा। वो चीज समझना। अब मेरी बात को और सुनने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैंने कहा कि यार ये कुछ तो ऐसा होगा ना, तुम्हें मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी ये रिगाइंग कंडीशन है और तुम्हें ये पता भी है कि दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं कांस्टेंट डिस्चार्ज अटेन कर सकूं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सिल्ट को हमेशा कांस्टेंट रख सकूं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। इम्पॉसिबल है तो क्यों फालतू के मैं उस राह पर खड़ा हूं। लेकिन इंजीनियर हूं ना, आदत से मजबूर। मैं इम्पॉसिबल में एक आई एम पॉसिबल को सिद्ध करने की कोशिश करता रहता हूँ और शायद कामयाब हो जाऊं तो मेरा नाम इतिहास में आ जाएगा। और तो समझना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि तुम पूरी कैनाल में डिस्चार्ज को कांस्टेंट नहीं कर सकते। लिखवाऊंगा अभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा अभी। तुम पूरी कैनाल में डिस्चार्ज को कांस्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक सेक्शन पे तो कर सकते हो। पूरी कैनाल में नहीं कर सकते, एक सेक्शन पे तो डिस्चार्ज कांस्टेंट ला सकते हो पर्टिकुलर टाइम पर। एक सेक्शन पे तो सिल्ट लोड कांस्टेंट ला सकते हो। मैंने कहा एक सेक्शन पे अगर ला सकता हूं ना, तो कैनाल क्या चीज है? कैनाल को तोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगता। ये मेरी कैनाल है, पूरी की पूरी लाइन खींचते ही मैं उसको तोड़ देता हूँ सेक्शन में। इंजीनियर का कमाल है ये। Once I was in my second year of college, तो मेरे मामा जो है वो अच्छे लेवल के सिविल इंजीनियर है। तो शुरू से ही घर वालों को मुझसे एक उम्मीद रही है, क्योंकि पढ़ाई में मतलब सही रहा हूँ शुरू से। तो मैं गया हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी कहाँ तक पढ़ लिया? मामा अभी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चल रही है, थोड़ा बहुत सिविल पढ़ा। मैंने कहा पढ़ लिया इतना तो। अच्छा वो पढ़ लिया शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। टाइम तो क्या था यार, रटी रटाई चीजें थी, फॉर्मूले थे, फॉर्मूले ही रटे होते हैं उस टाइम, कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होते। हाँ मामा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैं कॉन्जुगेट बीम मेथड भी पढ़ लिया, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम भी पढ़ ली हम लोगों ने, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के तो काफी की हिंज पे जीरो होता है, और सारे सपोर्ट वपोर्ट सब पढ़ ली। इम्प्रेस, हाँ नाम वाम तो पता है इसको। मामा सेड टू मी कि सेक्शन काटना सीख लिया। उस टाइम सही बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता था सेक्शन क्या होता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि फ्रंट व्यू जो होता है वो सेक्शन होता है और टॉप व्यू जो होता है वो प्लान होता है, सिर्फ ये पता था। तो जब इतना कुछ मामा को बता दिया, सारे शियर फोर्स, सारे बेंडिंग मोमेंट, 2-3 नाम और ले दिए, मामा भी खुश। और फिर तुम्हें भी पता है कि अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हाँ भाई चीजें आती है। मामा सेड टू मी कि सेक्शन काटना सीख लिया। मैं हाँ सीख लिया मामा। मामा ने कॉपी पेन दिया, कहते ये है तेरे पास एक बीम, इसका सेक्शन काट के दिखा।
मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी। मैं मामा ये एक सेक्शन कट गया, ये दूसरा सेक्शन कट गया, तीसरा सेक्शन कट गया। तो यहाँ से इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी, सही बताओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। तो शुरुआत मेरी सेक्शन काटने से यहाँ से हुई थी, और एक आज मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। और छोटी सी तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी उम्र हो गई है। मतलब जितनी भी उम्र हो गई है, उस उम्र में मेरी एक खुद की कंपनी है, हम चला रहे हैं उसको, सक्सेसफुल चल रहा है सब कुछ। तो समझने का प्रयास करना। अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कैनाल आइडियल कंडीशन नहीं बन सकती, बट अब आइडियल कंडीशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वहां से मेरी कैनाल सक्सेसफुल बनती है। एक छोटा सा कंडीशन है। मुझे एक चीज और समझ आई कि डिस्चार्ज पूरी कैनाल पे नहीं दे सकता, सिर्फ एक सेक्शन पे तो दे सकता हूँ। और अगर एक सेक्शन पे डिस्चार्ज कांस्टेंट दे दिया, सिल्ट लोड उस सेक्शन पे कांस्टेंट दे दिया, तो सेक्शन तोड़ तोड़ के मैं सिल्ट और डिस्चार्ज को कांस्टेंट दे सकता हूँ। उस तरीके से मैं अपनी कैनाल को डिजाइन करता हुआ जा रहा हूँ। तो ये सब क्या था, ये सब मेरा मेरा पूरा का पूरा कैनेडीज थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले का एक छोटा सा टॉपिक था, और ये कैनेडी और लेसी दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी में हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैनेडी क्या था। कैनेडी एक बंदे का नाम था, जो कि एक इंजीनियर था। उसने क्या करा कि अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम, अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम पंजाब में लाई करता है, आजकल तो पाकिस्तान एरिया में है ये। अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम कहाँ लाई करता है ये? पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, आजादी से पहले की बात है, करीब और करीब 1865 की, नहीं 1895 की बात है। उसने क्या करा कि he observed various canals, और उसने वेरियस कैनाल को वेरियस सेक्शन में डिवाइड कर दिया। डिवाइडेड, कैनेडी डिवाइडेड, लिख लो ये बात, कैनेडी डिवाइडेड वेरियस कैनाल्स इनटू वेरियस सेक्शन। कैनाडी ने अपने वेरियस कैनाल्स को वेरियस सेक्शन में डिवाइड किया, और वेरियस सेक्शन में डिवाइड करते के साथ ही उसने क्या करा, ऑब्जर्व्ड फॉर द डिस्चार्ज। उसने क्या करा, सभी कैनाल्स के डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद उसने फाइनली कुछ कैलकुलेशन करी और कुछ कंक्लूजन निकाली। तो कंक्लूजन उसने क्या निकाली, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर करना चाहूंगा। ऑब्जर्व द डिस्चार्ज इन वेरियस कैनाल एंड कंक्लूडेड व्हाट। यहां से पहला उसने क्या करा कि पहली कंक्लूजन सुन के थोड़ा अजीब तो लगेगा, बट समझ लेना कि फोर्स ऑफ द वाटर जो है वो आपके रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज, ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू वाटर tries to overcome the resistive force due to particle। उसने क्या कहा कि अगर मेरा पानी फ्लो कर रहा है ना, और अगर उसके अंदर सिल्ट भी आ रही है, इसका मतलब है कि मेरा ट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मेरे रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा है, और मेरे ट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू पार्टिकल। इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि ड्यू टू दिस turbulence is generated in this, due to this turbulence is generated in the canal। उसी के कारण टर्बुलेंस जनरेट हुआ कैनाल के अंदर, और जैसे ही टर्बुलेंस जनरेट हुआ कैनाल सिस्टम के अंदर, तो मैंने वहां पर क्या कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। देयर वाज एडीज, ये हमने पहले भी पढ़ा। देयर वाज एडीज इन द कैनाल, एंड आई कैन से दैट कि ये चीज समझ में आई। और मुझे तीसरी चीज ये भी पता है कि ड्यू टू दीज एडीज, इन्हीं एडीज के कारण, ड्यू टू दीज एडीज आप लोगों का सस्पेंशन आ रहा था, आप लोगों की सिल्ट जो है वो सेटल नहीं हो पा रही थी और वो फ्लो के साथ बह रही थी। आई एम सेइंग दैट कि सिल्ट कैन नॉट बी सेटल्ड, सिल्ट कैन नॉट सेटल ऑन द बेड एंड रिमेन इन सस्पेंशन। सिल्ट सेटल नहीं हो पा रही थी और वो सस्पेंशन में रह गई। ये तीन चीजें उसने निकाली।
मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, उसने पता नहीं कितने सारे सेक्शन को तोड़ा होगा, हम बिना सेक्शन तोड़े भी ये चीज जान सकते थे, वो पता लगे हम कभी दिमाग नहीं लगाते। तो अभी मेरी बात है कि ये 3 चीजें समझ में आ गई मुझे, उसकी ये कंक्लूजन आई। अब उसने क्या करा कि इन कंक्लूजन के बेसिस पे एक छोटी सी वेलोसिटी निकाल कर दी। बेस्ड ऑन कंक्लूजन क्या करा कैनेडी ने, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन कैनेडी proposed one equation for the critical velocity. Kennedy proposed a term that is known to be as the critical velocity. Now everybody can understand the word what is critical velocity. I will say that अभी आप लोगों ने critical stress के बारे में पढ़ा था, तो I can say that ladies and gentlemen कि तुम्हें critical velocity समझ में आ सकती है। इस velocity के बाद erosion होगा, इस वेलोसिटी के बाद पहले इरोजन नहीं होगा, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। आई विल से कि क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी बियॉन्ड which there is erosion and before which there is no erosion. I can also write, ladies and gentlemen, मैं इस क्रिटिकल वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि द वेलोसिटी विच सेव्स और विच प्रिवेंट द कैनाल टू बी एरोडेड। तो आई कैन से दैट द वेलोसिटी विच प्रिवेंट कैनाल from getting eroded is known to be as the critical velocity. सिंपल सी बात है। अभी एक छोटी सी बात आती है कि आई कैन से दैट दिस क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ द चैनल। हर चैनल की अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी अलग होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रोड, इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द वाटर फ्लोइंग डिस्चार्ज। हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना। सो आई कैन से दैट critical velocity is different for every field, is different for every canal. So based on the soil type of the canal, based on the, इस शब्द पर गौर देना नहीं तो कंफ्यूजन है, based on the soil type of the canal, हर किसी की क्रिटिकल वेलोसिटी अलग है और सॉइल टाइप पे डिपेंड करते हुए क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो किसके बेस पर कैनेडी ने हमको दी। बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप ऑफ कैनाल, कैनेडी proposed one factor. That factor is known to be as the crop factor. That factor is known to be as the critical velocity ratio, called critical velocity ratio. अब जरा समझने का प्रयास करना कि ये critical velocity ratio है क्या। प्रैक्टिकल बिहेवियर। देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की मैं बात करना चाहूं तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हर कैनाल का सिल्ट लोड अलग होता है, हर कैनाल का डिस्चार्ज अलग होता है, हर कैनाल की वेलोसिटी भी अलग होती है। आई विल से दैट कि सपोज मेरे पास एक छोटा सा टर्म है, क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, बट आई कैन से दैट 5 मीटर पर सेकेंड कैन ओनली बी फॉर वन टाइप ऑफ द कैनाल। इफ आई हैव टू compute it for another type of the canal, then it should have some another value from that of 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी कैनाल के लिए ये वैल्यू अलग होगी, जाहिर सी बात है। आई विल से, लेडीज एंड जेंटलमैन, तुमको एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि यार ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या कर रहा है, ये मॉड्यूलर रेशियो की तरह काम कर रहा है। इससे आसान भाषा नहीं हो सकती जिंदगी में। ये मॉड्यूलर रेशियो की तरह काम कर रहा है। ये आपके एरिया ऑफ द कंक्रीट को एरिया ऑफ द स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके एक कैनाल की वेलोसिटी को दूसरे कैनाल की वेलोसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करने के काम आता है। दैट इज नोन टू बी एज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। एक बारी मुझे यस करो कि तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आया, ताकि मुझे ये क्लियर हो, फ्यूचर में भी बच्चों को समझ आ जाएगा। यस करके लिखो प्लीज। So I can write it as critical velocity ratio है क्या? The factor which is used to convert
velocity of one field into another critical velocity. That is the critical velocity ratio. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कैनेडीज हमारे पास एक इक्वेशन आया था क्रिटिकल वेलोसिटी का. दैट इक्वेशन इज नोन टू बी एज 0.55 m into d की पावर 0.64 where m is equal to critical velocity ratio. D is the depth of the water in the channel. And V naught is the critical velocity. इसी के साथ मैं आपको एक दो नोट करके लिखवा देता हूँ तो काम आएगा आप लोगों को. ये चीज लिख लो नोट करके, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है. अकॉर्डिंग टू माय कैनेडीज थ्योरी कि आप लोगों का अगर स्टैंडर्ड सैंड से, जैसे स्टैंडर्ड सिल्ट है, अगर सॉइल इन कैनाल इज कोर्सर देन द स्टैंडर्ड सिल्ट. अगर मेरी सॉइल इन द कैनाल कोर्सर है स्टैंडर्ड सिल्ट से, स्टैंडर्ड सिल्ट, आई विल से दैट वहां पर आपका n का वैल्यू जो है वो कितने से कितने के बीच जाता है, 1.1 से लेकर और 1.2 के बीच लाई करेगा. m इज इक्वल टू 1.1 से 1.2 के बीच लाई करेगा. दूसरा सेंटेंस आता है, अगर मेरा ये सॉइल जो है ये फाइनर है, सॉइल इन कैनाल इज फाइनर देन द स्टैंडर्ड सिल्ट. मेरा m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, दैट इज 0.9 टू 0.8 के बीच. आपको याद है, ठीक है. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन हियर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी बाय दिस फार्मूला एंड आल्सो देयर इज अनदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द फील्ड. तो मैं यहाँ पे कहूंगा ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द फील्ड, ओरिजिनल वेलोसिटी in field is given by the Cutter's formula, is given by Cutter's formula. भाई कैनेडी ने अपना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया था जो ओरिजिनल वेलोसिटी को बता सके. कैनेडी ने एक्चुअली में कटर्स इक्वेशन को यूज करा था. तो कटर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी का पता लगता है. जो भी मेरा डिस्चार्ज चल रहा है, दैट इक्वेशन इज 1 अपॉन में n इंटू में 1 अपॉन में n प्लस में 23 प्लस में 0.00155 अपॉन में s अपॉन में, लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 प्लस में 23 प्लस में 0.00155 अपॉन में s इंटू में n अपॉन में रूट r इंटू rs. ये पूरा इक्वेशन है भाई. 2 बार इक्वेशन करोगे याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे. कटर्स इक्वेशन, ठीक है. तो अभी मेरे को एक चीज तो समझ में आती है, मैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द कंक्लूजन यहाँ पर ये सब लिख सकता हूँ. इफ v is greater than v naught, then I can say that there is erosion in the field. There is erosion in the field. I can write it as if v is less than or equal to v naught, there is no erosion in the field. ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है. अभी मुझे एक चीज और क्लियर करना है कि I need to design the alluvial canal on the basis of Kennedy's theory. तो उसके कुछ स्टेप आते हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है कि डिजाइन स्टेप क्या चल रहे हैं. डिजाइन स्टेप्स आपके क्या चलते हैं. पहला स्टेप तो आपका यही आता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि यू आर गोइंग टू फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. पहला स्टेप तो यही आता है कि वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है. क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं. दूसरा स्टेप मेरा आता है कि वी आर जस्ट हियर टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग क्रिटिकल वेलोसिटी एज डिस्चार्ज इज इक्वल डिस्चार्ज अपॉन में वेलोसिटी, दैट इज एरिया. कोई डाउट नहीं है. इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करता हुआ मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी आर को कैलकुलेट करूंगा. मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड मैं अपने आर को कैलकुलेट कर लूंगा. बेड स्लोप मुझे गिवन है, that I can calculate if I know the area that is given to me. I will going to use Cutter's equation and find B and find ओरिजिनल वेलोसिटी मैं निकालूंगा. फर्दर मैं चेक करूंगा कि मेरा B जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू. फर्दर मैं चेक करूंगा
V should be less than or equal to V should less than or equal to V naught for safe condition. अदरवाइज मैं क्या करने वाला हूँ आई नीड टू डाइवर्ट. अदरवाइज दोबारा से वही सारी चीजें चेंज करो. अदरवाइज चेंज m डायमेंशंस, सारी चीजें मुझे चेंज करनी पड़ेगी. आई नीड टू कंफर्म कि मेरा v कम ही हो क्रिटिकल वेलोसिटी से. दैट इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ द डिजाइनिंग द एल्यूवियल चेहरा. ये एक मेजर कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, और इसी के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं. साथ के साथ केनेडी थ्योरी कंप्लीट तो हो ही गई है. केनेडी थ्योरी कंप्लीशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल तो आज नहीं करा रहे, न्यूमेरिकल कल ही कराऊंगा. ड्रॉबैक लिखवा देते हैं. ड्रॉबैक ऑफ केनेडी थ्योरी. केनेडी थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहले तो यही था कि इसने कोई b/d की रेशियो को कंसीडर ही नहीं करा था. उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा. प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है. प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं. सिर्फ पढ़ो. और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा. तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा. तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार. वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है. ठीक है. इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. भैया ये मेरा कोड है NG Live. अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं. दैट इज माई कोड NG Live. इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट. ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे. ठीक ना. कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है. इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता. सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स. इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज. एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है. जो पसंद आती है वो गेट कर लो. ठीक है ना. तो मतलब काफी कुछ सही रहता है. 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है. अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना. इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए. सो अभी के लिए चलते हैं. थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी. जय हिंद, जय भारत. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो. इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करो. मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है. आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है. तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज. नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना. अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है. तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो. जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं. तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं. और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है. कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता.
तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।